ये टोटल भाई क्षेत्रफल में 61.11%, ठीक है ना। अरावली कितने प्रतिशत है भाई? 9%। पूरी मैदान कितने प्रतिशत है? 23%। और ये कितना है भाई? 6.89, ठीक है। ये प्रतिशत में क्या है? ये क्षेत्रफल है इसका। अब सवाल देखो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, थोड़ा से आँख कान खुले रख के देखना अपने। सवाल आएगा क्या, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न आएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 61% है, ठीक है, 61%। सवाल थोड़ा सा घूम करके आएगा कि भाई राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कितना भाग है? तो आएगा 2/3 भाग। कितना आएगा? हाँ, ऐसे ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, कुछ भी सवाल आ सकते हैं। अब आपको तैयार रहना है। लगभग 61, 2/3 क्या होता है? 2/3 लगभग 66% होते हैं नहीं होते? 1/3 33%, 2/3 66%, समझे? मतलब 3 में से दूसरा भाग है ये 66%। ओके, लगभग 61 66 ये आईडी से पूछते हैं वो, ठीक है। अब जनसंख्या जनसंख्या ये 40% है। और ये अरावली वाली कितनी है भाई? ये 10 है। और ये 39 है। और ये 11 है, ठीक है। ये ऐसा है। अब कुछ पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा किससे बना है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और ये पूर्वी मैदान, ये दोनों 33 सागर के भाग है। किसके भाग है? 33 सागर के अवशेष है। ओके। और ये जो दो अरावली और दक्षिण पूर्वी हड़ौती का पठार, ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। जो पृथ्वी में जब एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ओके, याद रह जाएगा। हाँ, अब प्रश्न, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो अरावली। कौन सा है? याद रह जाएगी ये चीजें। प्रश्न अटू वो बनाया करे। हाँ गई, समझे बात को? यही रिपीटेड सवाल चलते रहते हैं। पिछली बार सवाल आ गया कोई कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग है? पूरी मैदान भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है? 4। यही घूम फिर के सवाल रिपीट होते रहते हैं। थोड़े से पुराने प्रश्न देखो और जो मैटर पढ़ा रहे हैं उसको लिखो आराम से और पढ़ो, ठीक है। ये तो आपके लिखा हुआ होगा शुरुआत का, इसके पीछे ये लिख लेना लिखो तो, ठीक है। हाँ, अब देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ रही थी, पढ़ रखे थे भाई। पूर्वी मैदान हमारे अरावली पढ़ रहे थे हम। अरावली में चोटियां हमने पढ़ ली थी, ठीक है। चोटियां का थोड़ा क्रम याद रखना, पूछ लेते हैं बीच में से चोटियां। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये 7 चोटियां तो आप क्रमबद्ध याद रखना, ठीक है। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा ये तीनों सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, और फिर अचलगढ़ है वो सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर। याद रह जाएगा आपको। हाँ, एक इस चीज का याद रखना। प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी, मोरमजी या टोटगढ़, वो एक ही नाम है, ठीक है। 934 मीटर। याद रह जाएगी। तीनों के अरावली के 3 भाग है, तीनों की अलग अलग ऊंची चोटियां हैं, याद रखना। ओके, चोटियां हमने पढ़ ली थी। अब कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। जैसे एक है देशरोह, क्या है? हाँ, क्या भाई, क्या समस्या है इसकी?
ये लिख लो भाई, अरावली वाले पार्ट में ही लिखना है, ठीक है। ये भी लिख लेना भाई थोड़ा। लिख लिया। लिख लिया। अरे भाई साहब हैं, बोले बोले तो बोले, बोलते रहिए। हैं, अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक, लिख लिए। अच्छा अब भाई थोड़े शांत रहो, क्या करो। हाँ क्या हुआ। अरे अरे एक मिनट रुको, अब सुनो, देखो नया टॉपिक पढ़ते हैं। लिखो राजस्थान के पठार, क्या लिखोगे। हाँ इसी में लिख देना, अरावली वाले नहीं है, ठीक है, अलग से नहीं है।
लिख लो भाई, लिख लो, ये 5-7 पटारी भाग है, सबसे ऊंचा पटार है उड़िया का पटार। ये चीजें याद रखनी है आपको। लिख लिए भाई। लिख लो फटाफट लिख लो, इतना टाइम मत लगाओ। हर जगह पर ये भैंस रोड गेट से सब चीज़ की देखो ऊंचाई याद नहीं करनी आपको, केवल ये याद रखनी है उड़िया का पठार है 1360 मीटर है, सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बाकी पठारों में प्रश्न कैसे आएंगे सुन लो इधर थोड़ी। देखो बोराट का पठार है तो इसमें प्रश्न आएगा क्या, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है, या बोराट का पठार स्थित है तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। उपरमाल का पठार है तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। बिजोलिया आंदोलन में आपने पढ़ा होगा, उपरमाल पंच बोर्ड होता है और चीजें होती है। लसाड़िया का पठार है तो जयसमंद झील का कटापटा भाग है, तो प्रश्न ऐसे ही आएगा जयसमंद झील का कटापटा भाग कौन सा पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, तो मेसा पठार पर। बोमट का पठार है तो ये उदयपुर डूंगर जो भील क्षेत्र है वहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो प्रश्न ऐसे आएंगे। प्रश्न ऊंचाई के आधार पर एक प्रश्न आ सकता है, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है या इसकी ऊंचाई कितनी है ये, ठीक है। तो ये हो गए पठारी प्रदेश अपने, याद रह जाएंगे ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब देखो तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, क्या नाम भाई, पूरी मैदान। क्या नाम भाई, पूरी मैदान है। डरे डरो नहीं पूछे जाते सवाल डरो से, देखो ज्यादा हो जाएगा फिर आपके मैटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाथीगुड़ा नाल है, दर्रे हैं, कापी कचवाली है, पीपली है, कामली घाट है, गोरम घाट है, ये सारे क्या है दर्रे हैं। कुछ अजमेर में कुछ राजसमंद में, देख लेना लगभग क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पुटअप करके देख लेना आप, ज्यादातर सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में भाई, हाँ
चंबल का मैदान। चंबल के मैदान में भाई देखो, एक तो उत्खात भूमि प्रसिद्ध है यहाँ। क्या भूमि है? उत्खात भूमि। सर्वाधिक यहाँ क्या होता है? अपर्दन होता है। क्या होता है? हाँ, नदियों द्वारा जो नदियाँ होती है वो मिट्टी का कटाव करती है, उसको अपर्दन कहते हैं। उत्खात भूमि है, अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती है, बीएड भूमि है, ये चंबल के मैदान में। ठीक है, पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। कुल क्षेत्रफल का 23% है, जनसंख्या का 39% है। याद रह जाएगी चीजें। हाँ, और जो बनास बाणगंगा का मैदान है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग है, इसको मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। मध्यमई का मैदान, इसमें एक जगह है छप्पन का मैदान। क्या है? हाँ, ये भाई देखो पूरी मैदान है। विशेष तौर पर पूरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, ये याद रखना है। और इसके अलावा ये उत्खात भूमि कौन से प्रसिद्ध है? चंबल के मैदान प्रसिद्ध है। सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी। बनास बाणगंगा के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। मालपुरा करौली उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान। और एक छप्पन का मैदान पूछ लेते हैं किन 2 जिलों के मध्य स्थित है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य के जो 56 गांव हैं उनके समूह को कहते हैं छप्पन का मैदान। ओके, याद रह जाएगी चीजें। ये लिख लो ऐसे कैसे। लिख लिया भाई? लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखा करो, फटाफट। देखो अब ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार क्या है? अरे भाई बोलो मत, बोलो मत, आवाज मत करो, क्लास चल रही है। थोड़ी शांत रहो, लिखते रहो चीजों को। महान सीमा परंस ये क्या करता है?
देखो भाई, हाड़ौती के पठार के भी दो भाग है, एक है विंध्यन कगार, एक है दक्कन लावा पठार। अब विंध्यन कगार निर्माण के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका निर्माण एक तो बलुआ पत्थर, वह चूना पत्थर से हुआ है, ठीक है। ये भी लिख लो भाई, हाड़ौती के पठार के दो भाग है, एक महान सीमा भरंस, इसको कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ट्रेड कहते हैं, जीबीटी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो भाई पूरा हो गया, ठीक है। एक डाबी का पठार है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, एक शाहबाद उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि है, ये 12 में कहाँ है, 12 में। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लिख लेना। ये भी पठार विभाग में दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार में डाबी का पठार है, बूंदी कोटा में, शाहबाद उच्च भूमि है 12 में, और डगंगा क्षेत्र है। ये सवाल आएगा सीधे आएगा ऐसे भाई, शाहबाद उच्च भूमि कौन से जिले में, तो 12 में, कौन से पठार विभाग संबंधित हाड़ौती के पठार से, सीधा सिंपल सवाल आएगा। विंध्यन कगार का निर्माण किससे हुआ है, तो बलुआ पत्थर चूना पत्थर से। या ऐसे प्रश्न आएगा, हाड़ौती के पठार के दो भाग कौन कौन से हैं, समझ गए ना, सिंपल सीधे सवाल आएंगे। थोड़ा से अगर लिखे हुए हैं देखे हुए हैं तो क्लियर हो जाएंगे। लिख लो भाई, ये देखो, हमने जब जिलों की आकृतियां पढ़ी थी, राजस्थान के जिले थे, जिलों की आकृतियां पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी नहीं, घोड़े के नाल की जैसी आकृति कौन से जिले की है, चित्तौड़गढ़ की। लेकिन घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी है वो रामगढ़ 12 में है, ठीक है। ये भी लिख लो, कभी कभी ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं।
लिख लिए? हाँ भाई। अब देखो कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं? हाँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। सवाल जैसे राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन है? कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन है? कौन सा है? अरावली। ये आए हुए प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसी न किसी पुलिस कांस्टेबल में, बीएसटीसी में, पीटीटी में कभी न कभी आए हुए सवाल है, ठीक है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो अरावली, याद रह जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है? 61%, ठीक है, याद रह जाएगा ना। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा है? तो मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे ज्यादा भाग में है। राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। वो किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। जैसे देखो, ये जैसे राजस्थान का नक्शा है, तो ये यहाँ से अरावली है, ठीक है। अब अरावली, ये देखो, ये तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 1 नंबर जो हमने लिखा था, ठीक है। ये है अरावली, 2 नंबर लिखा था। ये 3 नंबर पूरी मैदान है, और ये इधर हाड़ौती का पठार है इधर, ओके। ये 4 नंबर में याद रह जाएगी ये चीजें। अब देखो, 4 भौतिक प्रदेश है, 4 में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, सबसे बड़ा है पश्चिम में। तो मरुस्थल के विस्तार को रोकती अरावली है। तो मरुस्थल अपने हम पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व इधर नागौर अजमेर साइड जाते हैं तो पूर्व जाते हैं, ठीक है। तो इस तरफ मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रसार, याद रह जाएगी ये चीज। प्रश्न आएगा कि राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका प्रसार किस दिशा में हो रहा है? ऑप्शन आएंगे पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विस्तार हो रहा है। 61.11% है, 2/3 है, कैसे भी पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा है अरावली, 695 किलोमीटर टोटल है, 550 राजस्थान में है। राजस्थान में सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार है। इसका 3 भागों में बांटी हुई है, दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? क्या नाम है? अरे रघुनाथगढ़, याद है ना, सीकर में है। क्या नाम है? रघुनाथगढ़। मीटर भी याद रखने इसके तो आपको। हाँ, रघुनाथगढ़। इधर गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, दरगाह, अचलगढ़, ये सारी इधर ही है, ठीक है, कोमलगढ़ तक, ओके। बीच वाले में गौरम जी, मोरम जी, टोटगढ़ 934 मीटर, याद रह जाएगी ये चीजें। हाँ, पूरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है, लिख दिया आपने। चंबल का मैदान, बनास, बाणगंगा और माई मैदान। चंबल में उत्खात भूमि है, अवनाली का अपर्दन है, बीएड भूमि है, ये सारी चंबल में, ठीक है। और बनास बाणगंगा मैदान 2 भाग है, मालपुरा करौली ऊपर वाला, नीचे वाला है मेवाड़ का मैदान। माई का मैदान, माई के मैदान में एक 56 का मैदान, याद रख लेना। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँव का जो समूह है उसको 56 का मैदान कहते हैं। ये हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार 2 भाग, विंध्यन गगार और दक्कन लावा पठार। विंध्यन गगार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से, और दक्कन लावा पठार है वो ज्वालामुखी के लावे से। ज्वालामुखी पहले वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी समझते हो ना? हाँ, ज्वालामुखी ऐसे लावे का उद्गार होता है, गरम गरम लावे का। वो उसी लावे की जो जमीन है, जो फैला हुआ जो आकृति है, उससे निर्माण हुआ है दक्कन लावा पठार का। दक्कन पठार एक भारत में जो नीचे महाराष्ट्र की साइड है ना, वहाँ एक दक्कन का पठार, बड़ा पठार है, उसी का ये भाग है ये। और दक्कन लावा पठार, इसको मतलब हाड़ौती के पठार और इसको दोनों को अलग करने वाले का नाम क्या है? महान सीमा भ्रंश, याद रह जाएगा। हाँ भाई, महान सीमा भ्रंश, ठीक है। और इसमें दक्कन, ये एक रामगढ़ वाली वो पहाड़ी और सो पहाड़ी, याद रखना। इतनी चीजें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ये चीजें, ओके। ये हो गई। अब देखो और पूछते हैं आपसे कुछ सवाल, मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ कुछ। राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान कितना है भाई? लगभग 2/3 भाग है। 61-62% 2/3 होता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। ऐसे 1/3 2/3 में पूछे तो भी याद रखना, ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो लगभग 12 जिलों में। कितने जिलों भाई? हाँ, पर्सन पूछ लेते हैं कभी कभी। अब तो जिले भी ज्यादा हो गए हैं तो संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी पुराने वाले ही डाटा पूछेंगे तो। गतिशील रेत के टीले क्या कहलाते हैं? दोहरे या दलियन, क्या कहलाते हैं? आपको क्या करो ना, दोहरे या ही नहीं, कोई कहीं दरियन कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? गतिशील रेत के टीले कहलाते हैं, ठीक है। एक दिशा से दूसरी, जब आंधी तेज चलती है
तो रेत अपने आप उड़ करके दूसरी जगह टीला बना लेती है। राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल को किसका अवशेष माना जाता है? तो 33 सागर का। किसका अवशेष माना जाता है? दो हल्के भाग रेगिस्तान और पूर्वी मैदान, इन दोनों को 33 सागर, और अरावली और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार, इनको गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। याद रखना, सवाल पूछते हैं। ओके, अब एक पलाया झीलें हैं। कौन सी झीलें भाई? पलाया झीलें। ये कहाँ है? ये भी रेगिस्तान में पाई जाती है। दोरों के बीच में जो जगह बसती है, वहां पर जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसको पलाया झीलें कहा जाता है। इधर भी दोहरा, इधर भी दोहरा है, बीच में जो पानी भर जाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसे थोड़े स्टडी पर्सन पूछ लेते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है भाई? बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान, ठीक है। और बरखान है, बरखान विशेष आकृति के बालू का टीले हैं। याद रख लेना बस इतना। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक और ये तारानुमा, ये सारे दोरे हैं, ठीक है। बालू का स्तूपों के प्रकार है, याद रह जाएगा ना। हाँ, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो मुक्त है, फलोदी से पोखरण तक मुक्त है। यहाँ क्या है भाई? बालू का स्तूप युक्त और मुक्त पढ़े थे ना। 58.5% और 41.5%। ये तो है युक्त, ठीक है। यहाँ तो बालू का स्तूप है और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे संख्या जगह का नाम पूछ सकते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र है पोखरण से फलोदी के मध्य का क्षेत्र। पोखरण से फलोदी के मध्य का क्षेत्र, याद रह जाएगी ये। अब भाई देखो, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है घग्गर का मैदान। पूरे जब अर्ध शुष्क मैदान पड़ा था, 4 भाग पड़े थे ना, घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंत्यपर्वा और नागौरी उच्च भूमि और घोड़वाड़ मैदान, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि में बाकापट्टी, कुंभड़पट्टी पाई जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। लाठी सीरीज क्या है? ये भूमिगत जल पट्टी है, याद रह जाएगा ये प्रश्न पूछे हुए। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस से। राजस्थान के किस क्षेत्र में है? जोधपुर में। अभी फलोदी आ सकता है ऑप्शन, या जोधपुर, जो भी आएगा दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। वहाँ छोटी छोटी बातों का लोड नहीं लेना है। सर जी फलोदी आए, जोधपुर आए, दोनों में या तो एक आए, दोनों आए तो पर्सन डिलीट होगी, ठीक है। ओके, इस चीज को कभी कंफ्यूज होना ही नहीं अपने को कि पहले इतनी चिल्ले मोहन हमें माँ आ गया और की कर रहा हूँ, वो अपने आप अगला होच लाई, तो नहीं टेंशन। ओके, अब पर्सन और कैसे आएंगे? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क कहाँ है भाई? तो जैसलमेर में। गांव आए तो आकड़ गांव और जिला आए तो जैसलमेर। और आकल किससे संबंधित है? तो ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। वुड फॉसिल पार्क या काष्ठ जीवाश्म उद्यान, एक ही बात है। ये प्रश्न 3-4 बार आया अलग अलग। निम्नांकित में से आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। मैंने लिखा हुआ है 4 भाग में से एक। और क्या पूछे भैया आपसे? अरावली का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले से होकर उत्तर पूर्व में जाती है? सिरोही से शुरुआत होती है। कौन से जिले से? सिरोही। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? लगभग 9%, ठीक है, याद रह जाएगी चीज। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? नागपाड़ अजमेर में, ठीक है। यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से, अजमेर में नागपाड़, मध्य अरावली में। इतना डीप नहीं पूछेंगे आपसे, फिर भी। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं भाई अरावली को। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर, IGNP, ठीक है, थोड़ा अंतर रखना।
राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये बनास का भाग है भाई। किसका भाग है? बनास बाणगंगा में हमने मालपुरा करौली का मैदान पढ़ा है ना, उसी के प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्नों का कटोरा कहा जाता है? तो ये भाई पूर्वी मैदान है। कौन सा है? पूर्वी मैदान में बारिश बढ़िया होती है, लेकिन जिला पूछे पर्टिकुलर तो गंगानगर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से है? तो विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन से में? दक्षिण। नक्शा थोड़ा थोड़ा देखते रहना, अपने आप आइडिया आपको हो जाएगा। सरल सरल सवाल आएंगे। 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर भी ऑप्शन आ सकता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी आ सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। लगभग दक्षिणी भाग में 56 का मैदान, याद रख लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो सिरोही में, ठीक है। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? तो गुरु शिखर को। किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। किसने कहा था भाई? जेम्स टॉड है वो घोड़े वाला बाबा, उसने कहा था भाई इसको संतों का शिखर। किसको? गुरु शिखर को। लिख लेना, किसी को याद नहीं हो तो, ज्यादातर को तो ये याद ही है, सिंपल फैक्ट है, ठीक है। किसी को याद नहीं हो तो लिख लेना, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई है। हाँ, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कहीं 1722 है, कहीं 1727 लिखा आता है, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे। वहाँ 1722 है। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। किसका भगवान मंदिर है? ये प्रश्न भी एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अभी अभी पूछा था, थोड़े साल 2 साल पहले। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है गुरु शिखर, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, 5 मीटर ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, तो टोटल कितनी ऊंचाई हो गई? 1727। ये प्रश्न ये आया हुआ है, गुरु शिखर पर कौन से भगवान का मंदिर है? तो दत्तात्रेय भगवान का, ठीक है। सिरोही जिले में स्थित है। अरावली की चोटियों का क्रम पूछ सकते हैं। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये थोड़ी 5-7 चोटियों का क्रम याद रखना। और जो बबई, बैराज, ये खो, ये थोड़ा सा इनके जिले याद रखना, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौरम जी मोरम जी। अगर गौरम जी मोरम जी ऑप्शन में नहीं आए तो तारागढ़ उत्तर होगा। क्या होगा? तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में है। हाँ, गौरम जी मोरम जी दोनों ही है नाम इसके, ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, तीनों ही एक ही नाम है। ये गौरम जी, मोरम जी और ये टॉडगढ़, तीनों ही एक ही चोटी के स्थान है। यहाँ कर्नल जेम्स टॉड ने ना किला बनाया था, इसलिए टॉडगढ़ हो गया इसका नाम। 934 मीटर। देखो हम तो भाई देखो रेगिस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें तो गर्मियाँ ही पसंद है, ठीक है ना। हम तो गर्मी में ढका लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेज आए थे बाहर से, उनको वो सर्दी इलाके से आए थे, इसलिए उनको गर्मी सहन नहीं होती। जो भी राजस्थान के ऊंचे ऊंचे इलाके हैं ना, चाहे भारत के हो चाहे राजस्थान के, वो सारे खोज अंग्रेजों ने की है। राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका है माउंट आबू, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ वहाँ अंग्रेज गए थे, वहाँ हम क्यों जाए उठते ऊपर पहाड़ पर, हमारा तो कोई काम ही नहीं है। अंग्रेजों को गर्मी लगती थी नीचे, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी माउंट आबू, ठीक है ना। तो वहाँ सड़कें बनाई है, इतना डेवलपमेंट किया है, ये सारा, ये टॉडगढ़ वगैरह ये किले बनाए हैं। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, वो भी अंग्रेजों ने डेवलप की है। दार्जिलिंग है, मैकडोनाल्ड है, ऊपर ऊपर जितने भी पहाड़ी जो क्षेत्र है ना, वो सारे अंग्रेजों ने डेवलप किए हैं, क्योंकि उनको गर्मी सहन नहीं होती थी, इसलिए। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में, ठीक है। जयसमंद झील का कटा भाग है, जिला है उदयपुर। ये इतना भाई आपके पहला टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है ना। मामला कर लोगे सवाल, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। राजस्थान का अपवाद तंत्र, ठीक है, मतलब नदियां।
राजस्थान के अफवातंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3 भागों, ठीक है। जियोग्राफी में हर चीज को बांटा ही बांटा जाता है, ठीक है। ऐसे एक तरफ नहीं पढ़ाई की जाती, नक्शे से पढ़ाई की जाती है। हर चीज को ऐसे अलग अलग डिवाइड करके पढ़े जाते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। लिख लो भाई। लिख लिया भाई। अब देखो भाई, एक नंबर ये है, ठीक है ना। आंतरिक अपवातंत्र हम पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे? हाँ, एक नंबर लगा के लिखो। आंतरिक अपवातंत्र। एक मिनट इधर देख लेना भाई। आंतरिक का मतलब ये होता है कि जो नदी शुरू होने होकर के किसी सागर या किसी समुद्र में नहीं मिलती है, किसी खाड़ी में नहीं मिलती है, उसको आंतरिक अपवातंत्र कहते हैं। जैसे जैसे भाई गगर नदी है, कांतली नदी है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, वो कहीं बड़े समुद्र खाड़ी में नहीं मिल करके कहीं रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है, उनको क्या कहते हैं? आंतरिक अपवातंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र मतलब जो अरावली वगैरह से जहाँ से भी निकल करके किसी सहायक नदी, किसी बड़ी नदी की सहायक नदी बन करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जा करके ले जाती है, तो उसको बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र वाली नदी माना जाता है। जैसे चंबल, बनास, ये वाली नदियाँ, ठीक है। अरब सागरीय में माई है, लूणी है, साबरमती है, ये नदियाँ हैं अरब सागरीय नदियाँ। ओके, समझ गए बात को? तो अब ये टॉपिक शुरू करते हैं, आंतरिक अपवातंत्र। ये भाई प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का अपवात कौन सा अपवातंत्र सबसे बड़ा अपवातंत्र है? तो आंतरिक अपवातंत्र सबसे बड़ा है, 60% है लगभग। कितने प्रतिशत है? 60%। लिख लिया हमने। तो ये चीज का याद रखना। आंतरिक अपवातंत्र की हम पहली नदी पढ़ते हैं, नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। हाँ भाई, हिंदी में हमेशा ध्यान रखना कुछ चीजें होती है। एक है नदी, क्या है? नदी। इसका जब बहुवचन बनाते हैं ना तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है। हमेशा बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, जैसे विद्यार्थी, क्या? हाँ, ये विद्यार्थी शुद्ध है। अब जब हम बहुवचन में लिखेंगे तो ई की मात्रा छोटी आ जाती है। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। हिंदी को हमेशा शुद्ध लिखने का प्रयास करें, हिंदी अपने आप सीख जाओगे शब्दों को। जैसे शब्दों को तोड़ना, अतिथि, ठीक है ना। अतिथि में दोनों ई की मात्रा छोटी, अतिथि। उपसर्ग अ है, तिथि है, मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है उसे अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। समझे? कन्हैया जी आन बे जी छा पाओ, सही है। और कह रहे कौन बे अपन बैठ रहे थे ना, अपन पाँव पड़े, सही बात है। तो ये क्या है? अतिथि। ऐसे
ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी को हमेशा शब्दों को तोड़ोगे तो अपने आप अर्थ समझ आ जाएगा। जैसे अभ्यारण्य, क्या रण्य? अभ्यारण्य को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभय अरण्य, बिना भय के अरण्य यानी जंगल में विचरण करने वालों जो जगह है उसको अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है ना। बिना भय के अरण्य में विचरण करे वो अभ्यारण्य, याद रह जाएगा। संधि पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? पढ़ ली, सरल है ना। कोई भी देखो, ये ए है, ये ई है, तो क्या हो गया? गुण संधि हो गई। क्या हो गई? सरल सरल है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ है, तो दीर्घ में क्या होगा? ये आ हो गया, तो ये क्या हो गई? दीर्घ हो गई, ठीक है। इसमें गुण हो गए, ई और ओ बन जाता है, ठीक है। ई आ गया तो ए बन जाएगा, ओ आ गया तो ओ बन जाएगा। ये क्या हो गई? गुण संधि हो गई। वर्दी में दोनों डबल होते हैं। 2 की मात्रा ऊपर आती है तो ये वर्दी संधि है। कौन सी संधि है? हाँ। और 1 मात्रा ऊपर आती है तो ये गुण संधि है, ठीक है। और यण और अयादि, यण और अयादि, ये ई इधर है, इधर आ जाएगी तो यण हो जाएगा। ऑप्शन उदाहरण थोड़े ज्यादा याद रखना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, घोष अघोष, और थोड़े से संधि के उदाहरण देख लेना आप। संधि के जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे ना उतने ज्यादा याद हो जाएगी। देखो ये क्या हो गया भाई? हाँ, तो इसमें दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। ये इधर ई छोटी है, ये इधर ई बड़ी है, तो इधर बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है ना। ई इसमें हमेशा बड़ी होती है, इसमें हरी में हमेशा ही छोटी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, संधि ज्यादा हार्ड नहीं है। गगर नदी,
ये तो आने दो भाई, कंपटीशन थोड़ा कम होगा। सब लोग नींद नहीं लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मस्त रहो, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नींद लेने वाले नींद लेंगे, रील देखने वाले रील देखेंगे, सब काम अपने अपने हो जाएगा, ठीक है ना। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता है। हाँ अरे वो भी देखना चाहिए भाई, देखो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, 5-6 घंटे पढ़ लो ना खूब है, पूरे दिन पढ़ने का कोई नहीं बोलता। मैं खुद ही हो दूँ ला दीजन था नहीं बताऊँ, ठीक है। हाँ ओके। उपनाम याद रख लेना भाई, दसदती, सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, ये सारे घग्गर नदी के उपनाम हैं। राजस्थान देखो, हिमाचल प्रदेश शिवालिक पहाड़ियाँ कालका से इसका उद्गम होता है, हिमालय का पानी लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। फोर्ट अब्बास, ज़्यादा पानी आता है तो फोर्ट अब्बास तक जाती है, वहाँ इसके आपात क्षेत्र को अकरा नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में यहाँ नाली नाम से जाना जाता है। उपनाम है ये दसदती, सरस्वती, मृत नदी, नट नदी है। आंतरिक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, ओके याद रह जाएगा आपको। हाँ, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है, पीलीबंगा सभ्यता स्थित है, ये थोड़ा याद रख लेना। प्रश्न पूछते हैं कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी। कौन सी नदी? हाँ घग्गर नदी। कालीबंगा, काली चूड़िया, हाँ। अपर कौन? अपर मारवाड़ी पंजाब भाषा लगभग सिमिलर है। अपर कौन? छोटे तक वजन कहने के बंगड़ा पैर हो कौन? हाँ तो वही सेम। कलाई में जो पहना जाता है वो पंजाबी गाना है ना एक, कम धंधे सारे छड़ के तेरी लीला वंग दा नाप, नहीं होता है? हाँ वंग मतलब कलाई, और बंगड़ा वंगड़ा एक ही चीज है वो। लिख लिए भाई ये सारे? अच्छा लिख लो फटाफट, आता ही मत करो, फटाफट लिखो। अरे कर लिए, ओके। क्या हुआ? ठीक है, अब देखो एक है झील, कौन सी झील है? एक सांबर झील है जो राजस्थान के जयपुर, अजमेर, नागौर जिलों में स्थित है। अब झील नहीं पढ़नी, हम पढ़ रहे हैं नदियाँ, क्या पढ़ रहे हैं? इस सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये पता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसमें 4 नदियाँ आके मिलती है। कितनी नदियाँ? हाँ भाई देखो, एक तो इधर नागौर साइड से आती है, नदी का नाम है खारी, क्या नाम है? हाँ इधर है नागौर, ठीक है ना, नागौर साइड से। ऊपर से एक नदी आती है खंडेला, क्या नाम है? हाँ भाई ये सीकर में, सीकर से आती है, किधर से आती है? हाँ इधर है जयपुर, जयपुर से एक नदी आती है मेंथा या मेंढा, क्या नाम है? मेंथा या मेंढा नदी, एक ही नाम है ये जयपुर से। और एक नीचे अजमेर से आती है भाई, किधर से आती है? अजमेर से, नदी का नाम है रूपनगढ़। अरे रूपनगढ़ की राजकुमारी थी ना एक, कौन सी थी? अरे वो चंद्रसेन ने विवाह कर लिया था, औरंगजेब को रोका था, इतिहास नहीं पढ़ा क्या? पद्मावती नहीं थी, कृष्णा कुमारी भी नहीं थी, कोई अलग ही नाम था। चलो देखो, सांबर झील में 4 नदियां, कितनी नदियां हैं याद रख लेना। आंतरिक अफवातंत्र की नदियां हैं। प्रश्न पूछेंगे निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, ठीक है, सिंपल प्रश्न आएगा। इन चारों में से 3 ऑप्शन होंगे, एक कोई दूसरा ऑप्शन होगा, लिख लो।
सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? तो मेंथा नदी है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। ओके, समझ गए बात को? इसको सांबर झील में सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लेके आती है? तो मेंथा या मेंढा नदी है, जयपुर से निकलती है, सांबर झील में मिल जाती है। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। महीना भर बचा है, बढ़िया थोड़ी ढंग के जम के पढ़ाई करो। बीएसटीसी देखो भाई, आपके यहाँ आने का उद्देश्य सफल हो जाएगा यदि बीएसटीसी में आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। सही बात है नहीं है? कॉलेज मिली और बाद में थोड़ा लगभग 2 1 साल और टाइम मिली, बढ़िया इंटर्नशिप करियो, कॉलेज जाइयो, बढ़िया हाथ हाजरी तैयारी करियो। समझे बात को? नहीं समझे? हाँ। अटे अब नंबर नहीं आएगा तो पछते कटो, प्राइवेट बीए करो, कोई कोटा ओपन फॉर्म भरो, या कोई अगली साल बीएसटीसी में बड़ा डी कौन। इससे अच्छा है कि महीना पर जम के तैयारी करो, नंबर आ जाएगा। बस यही है। आप भाई हिम्मत करके इतनी गर्मी में यहाँ आ ही गए हो, इसका मतलब आप बीएसटीसी तो करना चाहते हो, ये तो क्लियर है। हाँ तो ये क्लियर है, तो भैया पढ़ो थोड़ा सा, थोड़ी सी जम के मेहनत करो, पुराने वाले प्रश्न देखो, कुछ मॉडल पेपर देखो, नोट्स पढ़ो, याद करो। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ओके, लिख लिए? अरे भाई साहब, कब लिखोगे फिर आप? लिख दिया? ये हम आंतरिक अफवाह वाली नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक है? लाइन टू लाइन नीचे नीचे लिखते जाओ। लिख लो भाई, लिख लो, फटाफट लिखो। तीन तीन लिखोगे तो मामला गड़बड़ है।
बार फटाफट लिखते जाओ आप, फिर हम समझते हैं इनको क्या क्या लिखा है हमने। बराबर बस वाली नदी। हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा लिखने में ये बताओ। अरे पैसा ये तो देर लेते हो 10 मिनट। कौन सी क्लास पढ़े हो, छठी में? पानी पीना है अभी? बस 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, बस थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो आराम से पानी पियो, चाय पियो, नाश्ता वास्ता करो कुछ बढ़िया, कुछ पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच वगैरह कुछ खा के आओ, बाहर जाओ। अरे सर जी, रावड़ी रोटी आला महीने को कट रहे पिज्ज़ा रहा ना लो। हाँ, और वही को खाया नहीं थे लोड मतलब। देखो गर्मियों का टाइम है, बढ़िया सुबह सुबह दही में सोगरा चूर के जीम के आया करो, जीरा लून नाक के अंदर बढ़िया कटिंग प्याज वोट के बढ़िया फीलिंग लिया करो पिज्जा वाली। कि नींद नहीं आवे, ये कहने की बात है। चलो भाई लिख लिया, लिख लो लिख लो। लिख लिया भाई। बढ़िया जमा जमा के लिखा करो, थोड़ा अच्छे से पढ़ने में आनंद आएगा जमा के लिखने से। हाँ भाई, ओके मामला है। अब देखो, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये देखो, एक तो भाई सीधे सिंपल सवाल आएंगे, वे सरो क्या है? दरगाह बरागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा भूभाग कौन से जिले में है? उदयपुर में। कौन से में है? सिंपल प्रश्न आएगा। दरगाह बरागा पहाड़ियों के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो देश हरो कहा जाता है, ठीक है। यही भाकर है, अपने यहाँ पहाड़ को भाकर ही कहते हैं, हम नहीं कहते। लेकिन ये फिक्स हो गया आरबीएससी वालों के लिए, पूरी सिरोही में स्थित पहाड़ी भाग है। गिरवा उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, उसको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। नाग पहाड़ी अजमेर में, सरफ के फन के जैसी पहाड़ी है वो सेंद्रा पाली में है, ओके। अब भाई और देखो, राजस्थान के पठार, पठारों में से सवाल पहले ही बता चुका हूँ। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है, सिरोही में है और 1360 मीटर है। एक ये इसके मीटर याद रखने। बाकी बोराट के पठार में आपको याद ये रखना है, कुंभलगढ़ व गोलकुंडा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? तो बोराट का पठार। प्रश्न बार बार आया हुआ है, सेम प्रश्न रिपीट होता है। कुंभलगढ़ व गोलकुंडा के मध्य स्थित पठारी भाग का नाम है बोराट का पठार, बोमट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, उपरमाल का पठार, ऐसे ऑप्शन आएंगे सेम, ठीक है। तो ये थोड़े याद रखना। आबू का पठार सिरोही में है ही, उपरमाल का पठार भैंसरोनगढ़ से बिजोलिया के मध्य, ये याद रखना। लसनाड़िया का पठार जयसमंद झील का कटापटा भाग, बोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इतने ही पठार है अपने मेन, ठीक है। एक वो डाबी का पठार है उधर कोटा बूंदी में, वो उधर लिखवा दिया आपको। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान कितने भाग है? 3 भाग। चंबल का मैदान, बनास बाणगंगा और मध्य मई, ठीक है। चंबल के मैदान में एक तो उत्खात भूमि याद रख लेना, प्रश्न बार बार आता है। अवनाली का अपर्दन और उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध मैदान है तो चंबल का मैदान। बनास बाणगंगा मैदान, इसके भी 2 भाग है। उत्तरी भाग को कहते हैं मालपुरा करौली, दक्षिणी भाग को कहते हैं मेवाड़ का मैदान, ठीक है। मध्य मई मैदान 56 का मैदान है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मध्य स्थित 56 गांवों का समूह है। और ये देख लो
क्या लिखा भाई इसमें, कुछ लिखा गया दक्षिण पूर्वी हड़ौती पठार मान सीमा भ्रंश है, ये अरावली को पठारी भाग से अलग करता है। दो भाग है, विंध्यन कगार और नकल लावा पठार। इसका निर्माण बलुआ पत्थर चूना पत्थर से, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से। एक डाबी का पठार याद रख लेना। शाहबाद उच्च भूमि 12 याद कर लेना। डंग गंगदार झालावाड़, प्रश्न यही आएगा डग गंगदार क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ में। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है, तो 12 में। सीधे सीधे लाइन टू लाइन फैक्ट आएंगे। घोड़े के नाल और सू ये कहाँ है, रामगढ़ 12 में, ठीक है। और ये प्रसार वाला याद रख लेना 61.11 है। 1000 चोटियां थोड़ी याद करना, 2-4 बार बोलो तो याद हो जी। तो कोई और कोई घोटन को नहीं पाया करे। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, चरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ये वाली, ठीक है ना। और इसके बाद खो जयपुर में, जब वो बबई है, झुंझुनू में, बैराज है, अलवर में, ये थोड़ी 2-3 याद रख लेना, ठीक है। तिमनगढ़ करौली में है, ये तिमनगढ़ दुर्ग भी है, तिमनगढ़ चोटी भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। याद करोगे तो याद आराम से हो जाएगी, तो यह विशेष नहीं है। 1722 गुरु शिखरवाड़ी याद कर लेना। और क्या करोगे, हाँ एक वो 2 नंबर पर 1597 वाली याद कर लेना, गुरु शिखर शेरवाड़ी। और फिर एक ये रघुनाथगढ़ 1055 याद कर लेना। बाकी लगभग ठीक है, सबके मीटर याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखो ये गौरम जी पलायन झीलें, दौरे दरियन, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। अब देखो सारी चीजें आपको कॉपी में नहीं लिखाई जा सकती, जीके आता है, ठीक है। थोड़े थोड़े आँख कान हमेशा खुले रखो, जो भी चीज जहाँ से कैच करा करो। और जो भी पुराने पेपर देखो या कोई मॉडल पेपर देखो, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे तो अपनी कॉपी में लिख लिया करो। अपनी कॉपी में कहाँ लिखोगे, ये कॉपी है, आपने जैसे कोई कॉपी भर रखी है, अब जैसे ये लिख रखा है तो ये ऊपर जगह पड़ी है, यहाँ लिख लिया करो छोटे से, भाई गुरु शिखर में दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, कोई 1055 से इंपॉर्टेंट चीज है। मार जगह कॉपी होती है, अटेन ये भरूड़ी रहती है, ये पन्ना खाली रहता है, की लिखो रात ये थे लिखो रखो चीजों जकी चीज लार पड़ो भी नहीं हो और भाई ब्याह में जीवन की करो या करे, सेम बात है। ओके, हाँ आगे देख लो। राजस्थान का अफवाह तंत्र, जल विभाजक रेखा है, 3 भाग है, ठीक है भाई। कितने भाग है, 3 भाग है। अब देख लो, ये घग्गर नदी का हमने पढ़ रहे थे। नदी के बारे में 3-4 फैक्ट याद रखने। एक तो घग्गर नदी है तो हिमालय से जल लाने वाली एकमात्र नदी है। शिवालिक कालका से उद्गम है, इसका सबसे लंबी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। पर्सन थोड़ा डीप पूछ ले भाई, राजस्थान प्रवेश कहाँ से होता है। राजस्थान प्रवेश होता है टिब्बी से। कहाँ से भाई, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, गंगानगर 2 जिले, अब अनूपगढ़ जिला बन गया तो 3 जिले। कितने जिले, 3 जिले, ठीक है। इसके अफवाह तंत्र को यहाँ नानी कहा जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाती है तो कहा जाता है अकरा। क्या कहा जाता है, अकरा, ठीक है। उपनाम थोड़े याद रखना, दरसदती, सरस्वती, मृत नदी, नट नदी। प्रश्न सिंपल आएगा, राजस्थान की कौन सी नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो घग्गर नदी, ठीक है। इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद में ये सांबर झील में 4 है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेहनता। सबसे ज्यादा नमक लाती है मेहनता। कौन लाती है भाई, मेहनता। ये थोड़ा याद रख लेना, ये डीप प्रश्न है, आगे भी आपके काम आएंगे। ये कुछ आंतरिक अफवाह तंत्र की और नदी है। ये जैसलमेर की है, बुद्ध झील में गिरती है। कांतली नदी सीकर की खंडेला पहाड़ियों में से है। इसमें ये पूछ लेते भाई, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली। शाबी है, ये सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है, हरियाणा जाती है। रूपा रेल, थानागढ़, अलवर से लेकर के। इसके ये 2 नाम, वरा और लसवारी, ये आपको याद नहीं करने, ठीक है। ये इतने तो ऊपर वाले याद कर लेना आप। ओके, ये आंतरिक अफवाह तंत्र आपके पूरा हो गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हम कल पढ़ लेंगे।